Rahim. Good morning, students. I welcome you to lab number 4 of the course of Basic Electronics. In today's lab, we are going to study the operation of center tapped full wave rectifier, for which you can already see the circuit drawn over here. As I have already discussed the circuit in detail in the class lecture, that's why I'm not going into the working of this circuit at this time. Okay, we will only be discussing the implementation of this circuit on the breadboard and the readings that we have to obtain from it. First of all, you can very clearly see that we need a center tap transformer in this lab. Okay, this will be the place from where you will be giving input to the transformer. यहाँ आप ट्रांसफार्मर को इनपुट दे रहे होंगे ऑफ कोर्स प्लग के ज़रिए, जो आपका एसी आउटलेट है आपके घरों में, उसके ज़रिए आप इनपुट दे रहे होंगे ट्रांसफार्मर को, और फिर ट्रांसफार्मर की जो तीनों वाइंडिंग्स हैं उस पर आपने ये कनेक्शन किए होंगे. हाउ टू डू दीज कनेक्शंस वो भी हम डिस्कस करते हैं. अच्छा देखें, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑब्जर्वेशन कॉलम है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपने देखना है ट्रांसफार्मर को क्या इनपुट दिया जा रहा है, जो कि बेसिकली आप अपने घरों के एसी आउटलेट से दे रहे हैं. ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट बेसिकली इन वायर्स पे, इस जगह, मैं इस टर्मिनल की बात नहीं कर रही, डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, इन दोनों कॉर्नर वाले टर्मिनल्स पे ट्रांसफार्मर के कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है जब यहाँ एसी इनलेट से आप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं इसको. सेकेंडली आपका जो थर्ड लास्टली जो है वो क्या है, सर्किट आउटपुट. सर्किट का आउटपुट V0 क्या है जो रजिस्टर के अक्रॉस है. अब आप ये देखें कि ट्रांसफार्मर को जो इनपुट दे रहे हैं वो हम बेसिकली देंगे अपने घरों के एसी आउटलेट से. चूँकि उस सिग्नल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 220 वोल्ट RMS होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हम उस सिग्नल को मेजर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे. घरों में आने वाला जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट जो होता है वो RMS वोल्टेज होता है. ठीक है, तो मुझे उसकी RMS वोल्टेज पता है, वो एक साइन वेव है, उसका 220 वोल्ट RMS वोल्टेज है, वो RMS मैं यहाँ लिख दूँगी. फ्रीक्वेंसी मुझे उसकी पता है 50 हर्ट्ज़. पीक टू पीक कैसे निकलेगी ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक साइन वेव होती है तो साइन वेव के लिए VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2. इट्स नॉट द पीक टू पीक वोल्टेज, इट्स द पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2. तो अगर मुझे पीक टू पीक निकालना है, पीक वोल्टेज कैसे निकलेगा, पीक वोल्टेज निकलेगा, पीक टू पीक वोल्टेज को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो पीक वोल्टेज निकल आएगा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, मुझे बेसिकली करना क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है ये पता होना चाहिए. पीक टू पीक वोल्टेज होता है इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, V पीक अपॉन √2 RMS का फॉर्मूला होता है, या V मैक्सिमम अपॉन √2 RMS का फॉर्मूला होता है. अगर V पीक की जगह मैं लिख दूँ पीक टू पीक वोल्टेज को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वही बात हो गई, V पीक बन गया, बिकॉज V पीक इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वन पीक, है ना. और हम जब दोनों के एम्पलीट्यूड को काउंट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पीक टू पीक वोल्टेज. ठीक है, तो V पीक टू पीक डिवाइड बाय 2 और ये डिवाइड बाय √2 तो था ही. मुझे बेसिकली RMS वोल्टेज पता है 220 वोल्ट जो घरों में सिग्नल आ रहा है, ये मुझे पता है, मुझे इससे V पीक टू पीक निकालना है. तो VRMS बराबर हो गया V पीक टू पीक डिवाइड बाय 2√2. इससे मैं V पीक टू पीक कैसे निकाल सकती हूँ, 2√2 इंटू VRMS, यानी कि जो RMS वोल्टेज 220 वोल्ट मेरे पास है, मैं इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास V पीक टू पीक निकल आएगा. तो यहाँ से मेरे पास V पीक टू पीक आ गया. मीन वोल्टेज किसी भी साइनसॉइडल वेव का 0 ही होता है, बिकॉज मैंने ये शायद बात पहले भी बताई थी कि विद इन 1 साइकिल ऑफ एनी AC वेव जो कि सिमेट्रिकल है, साइन वेव है जो कि, ठीक है, तो उसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसकी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. इस वजह से इसका जो नेट मीन आएगा वो 0 ही आएगा. तो मीन आपके पास आ गया तकरीबन 0 वोल्ट. पीक टू पीक आप कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज़ है, RMS इसका 220 वोल्ट RMS है. ये वैल्यू मैं पीक टू पीक अभी आपको कैलकुलेट करके देती हूँ.
अच्छा, अब हमें बेसिकली अगले स्टेप में क्या करना है कि जो ट्रांसफार्मर के इन दो वायर्स के ऊपर जो सिग्नल आ रहे हैं वो मेजर करना है, ठीक है। इसके लिए उस वक्त ये सर्किट अगर लगा हुआ ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बेसिकली दोनों ट्रांसफार्मर के कॉर्नर वाली वायर्स का सिग्नल नोट करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसफार्मर को प्लग इन कर लिया, इसका प्राइमरी टर्मिनल ये कनेक्टेड है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल की 3 वायर्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे दोनों कॉर्नर वालियों के ऊपर मेजर करना है। आई हैव टू मेजर ऑन द कॉर्नर वायर्स, सेंटर वाली को छोड़ देना है। किस तरह से होगा, किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर मैं ऑसिलोस्कोप की प्रोब का ग्राउंड लगा दूं, किसी भी एक पे ऑसिलोस्कोप की प्रोब लगा दूं। जब मैं ये दोनों लगाऊंगी तो फिर मेरे पास ऑसिलोस्कोप के ऊपर सिग्नल नज़र आएगा, ठीक है। क्यों मैं ये कर रही हूँ, मुझे दोनों कॉर्नर वाली वायर्स के ऊपर क्या सिग्नल आ रहा है वो देखना है, उसकी वेवफॉर्म को भी देखना है, उसकी रीडिंग भी देखनी है। ऑसिलोस्कोप को देखें, यहाँ हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि मीन, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस और पीक टू पीक क्या वैल्यूज़ हैं, ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी जब मैं यहाँ कोई सिग्नल कनेक्ट करूँगी। दैट इज़ कनेक्टेड। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने एक कॉर्नर वाले के ऊपर ये देखें ऑसिलोस्कोप के ग्राउंड को लगाया है, एक के ऊपर प्रोब को लगाया है। सो इट इज़ नाउ डिस्प्लेइंग द साइनसॉइडल वेव। इसकी रीडिंग्स को देख लेते हैं, ठीक है। पीक टू पीक 75 वोल्ट आ रहा है, आरएमएस आ रहा है आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये सब आप अपने पास नोट कर लें। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जब मैं अपना प्रोब यहाँ से हटा रही थी तो बार बार मेरी रीडिंग्स डिसअपियर हुए जा रही थी। इसके लिए मैंने क्या किया, ये स्टॉप का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया हुआ है। स्टॉप का बटन प्रेस करने से ये हो रहा है कि अब अगर मैंने प्रोब को रिमूव भी कर दिया है यहाँ से, उसने मेरी रीडिंग्स को होल्ड कर लिया है। मैं देख सकती हूँ कि तकरीबन 73 से 75 थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी, ठीक है। 73 वोल्ट आपके पास पीक टू पीक है, आरएमएस 26, मीन मैंने बताया था मिली वोल्ट में आती रहेगी, छोटी सी वैल्यू प्लस माइनस चलेगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। ये रीडिंग हम लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमें ये सर्किट ट्रांसफार्मर की उन वायर्स के आगे लगाना है। सो लेट अस बिगिन इम्प्लीमेंटिंग द सर्किट। देखिए, मैं सबसे एंड में ट्रांसफार्मर कनेक्ट करूँगी। मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि एक डायोड, एक रेजिस्टर, एक और डायोड इस तरह से कनेक्ट करूँगी कि पहले डायोड का नेगेटिव टर्मिनल, रेजिस्टर का एक टर्मिनल और दूसरे डायोड का नेगेटिव टर्मिनल किसी एक पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो रहे हों। दोबारा से सर्किट को देखें, पहले डायोड का नेगेटिव, रेजिस्टर का एक टर्मिनल और दूसरे डायोड का नेगेटिव किसी एक पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हों। इनकी बैक साइड कंबाइन नहीं हो रही क्योंकि ये तीनों ट्रांसफार्मर के डिफरेंट उसमें जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर की अलग लाइन है, ये ट्रांसफार्मर की अलग लाइन है, अलग लाइन है। तो इसका मतलब है एट वन साइड दे आर एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये अलग अलग वायर से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी लेके हमें कनेक्शन करना है। अब आप ज़रा ये देखें मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली सबसे पहले एक रजिस्टर लगा लिया, ठीक है। रजिस्टर, ये सारे कंपोनेंट्स वर्टिकल लगेंगे। क्यों लगेंगे, इसके लिए लैब नंबर 1 आपको पता होनी चाहिए, या 2 भी देख लें। अच्छा, रजिस्टर लगा दिया और एक डायोड का नेगेटिव टर्मिनल उसी लाइन पे मैंने लाके लगा दिया जिसमें रजिस्टर है। ये आपको नज़र आ रहा है, दे आर इन द सेम लाइन। एक डायोड का नेगेटिव, एक रजिस्टर ला के, अभी दूसरा डायोड का नेगेटिव भी मैं इसी लाइन में लाके लगाऊंगी, उसका भी बैक एंड कहीं और होना चाहिए। देखें, इस डायोड का बैक एंड किसी और जगह पे है, इस रजिस्टर का एक एंड जो है वो कॉमन है डायोड के साथ, बैक एंड किसी और जगह पे है। अभी एक तीसरा डायोड यहाँ आके लगने वाला है, उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होगा, उसका बैक एंड भी कहीं किसी और उस पर होगा क्या, यहाँ ट्रांसफार्मर की एक वायर आके लगेगी, यहाँ ट्रांसफार्मर की एक वायर रजिस्टर के पास आके लगेगी, और जो तीसरा आके लगेगा उसके बैक एंड पे भी एक और वायर आके लगेगा, ठीक है। ये कनेक्शन हमें करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये थर्ड डायोड भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसी सेम लाइन में आ गया, बैक एंड इसका भी यही है। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा भी करें कि करूँगी मैं क्या। एक डायोड के ऊपर ट्रांसफार्मर की कॉर्नर वायर, कोई सी भी कॉर्नर वायर, दूसरे डायोड के बैक एंड पे ट्रांसफार्मर की कॉर्नर वायर, वो कोई भी हो, ज़ाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। तो कोई भी कॉर्नर वायर एक यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी, और जो सेंटर वाली वायर होगी वो रजिस्टर के बैक एंड पे लगेगी। ऐसे कनेक्शन करके देखते हैं।
अब मैंने किया ये है कि वो जो मैंने ऑसिलोस्कोप के कनेक्शंस पहले किए हुए थे, ये वाले और ये वाले, ये क्यों किए हुए थे? ये इसलिए किए हुए थे कि इन वायर्स के ऊपर क्या वोल्टेज आ रहा है वो मैंने रीड कर लिया, इसलिए अब मैंने वो कनेक्शंस निकाल दिए। अब इन वायर को ला कर बेसिकली मैं लगा दूँगी ब्रेडबोर्ड के ऊपर। देखते हैं कैसे। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक कॉर्नर वाली वायर ट्रांसफार्मर की ये डायोड पे आ गई, ठीक है। ये दूसरी कॉर्नर वाली भी डायोड पे आ गई, और ये जो सेंटर वाली ग्रीन वाली है ये आ गई रजिस्टर पे। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू। नाउ लेट अस ट्राई टू see the output of the circuit, and for this purpose we'll again be needing an oscilloscope, and that we have to connect in parallel to the resistor। आपको पता है ना, आपने यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी रजिस्टर का वोल्टेज होगा वही आपका आउटपुट होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट मेजर करना है तो ऑसिलोस्कोप के जो दो टर्मिनल्स हैं वो बेसिकली यहाँ के कनेक्ट होने वाले हैं। प्लीज़ नोट कि याद होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन ना यूँ होता था, या अगर ये वाली ब्रांच चलती थी तो करंट का डायरेक्शन यूँ होता था। ये बताता ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑसिलोस्कोप का यहाँ लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगेगा, क्योंकि जिस टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है V0 का, या जो आउटपुट वोल्टेज का। तो चूँकि इस टर्मिनल में एंटर हो रहा है ऑसिलोस्कोप का पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑसिलोस्कोप का आप यहाँ पे लगाएंगे। नाउ लेट अस डू दिस कनेक्शन एंड सी द आउटपुट। आसानी के लिए हम यहाँ पर ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव है, और जहाँ पे ट्रांसफार्मर की वायर आ रही है वहाँ ऑसिलोस्कोप का नेगेटिव टर्मिनल लगेगा। यही कनेक्शन मैंने किया। देखें, जहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर की वायर आके लग रही है रजिस्टर के साथ, उस वाले पे मैंने ग्राउंड लगाया हुआ है, और अब मैं देखें ये जो प्रोब है, प्रोब को ला के लगा रही हूँ मैं ये यहाँ पर ऑन द रजिस्टर। और अब आप आउटपुट देख लें। यस, आउटपुट हमारे पास आ गया। इसको ज़रा जूम इन करते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, मीन अब ज़ीरो नहीं रहा, मीन की कोई वैल्यू आ गई है। वेट अ मिनट प्लीज़, वेट अ मिनट। मैंने सिंपली ये किया है कि मैंने एक दफ़ा ऑटो सेट का बटन प्रेस कर दिया है। ऑटो सेट का बटन प्रेस करने से ये हो गया कि ये वेव थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। और एक चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि जब आप एक तो रीडिंग्स आप नोट कर लें, मीन, RMS, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने करना ये है कि ये वाला जो बटन है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा AC और एक दफ़ा DC का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। आपने जो रेक्टिफायर्स की मेजरमेंट करनी है वो DC के ऑप्शन पर रख के करनी है, AC के ऑप्शन पर रख के नहीं करनी। मैंने भी जो एक गैप लिया है वो इसीलिए लिया है कि मुझे यहाँ पर जो मीन नज़र आ रहा था वो मीन ज़ीरो नज़र आ रहा था। प्लीज़ रिमेंबर कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म होगी अगर, तो उसका मीन तो ज़ीरो होगा, लेकिन ये जो वेव जो कि रेक्टिफाइड वेव है इसका मीन ज़ीरो हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं बचा है। जब नेगेटिव पोर्शन नहीं है तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो एक साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ होती थी तो उनका सम अप होकर मीन जो था वो ज़ीरो आता था। जब रेक्टिफाइड आउटपुट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ही नहीं तो उसका मीन ज़ीरो क्यों आएगा? मीन ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब ये ऑब्ज़र्व किया तो कि मेरा मीन यहाँ पे ज़ीरो आ रहा था और मैं ये वाली वेव देख रही थी, तो मुझे आइडिया हो गया कि शायद मैंने ये वाला जो बटन मिस्टेकनली प्रेस किया हुआ था ये AC के ऑप्शन पे था। अगर आप AC के ऑप्शन पे इसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका मीन ज़ीरो दिखा रहा होगा। ये क्या करेगा, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देगा बीच से और कुछ वैल्यूज़ को नीचे ले जाएगा। बहरहाल इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि इस बटन की मदद से हमें DC को फंक्शनल रखते हुए या DC को के ऑप्शन पे रखते हुए अपनी रीडिंग्स नोट करनी है। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, मीन की क्या वैल्यू आ रही है, RMS पीक टू पीक वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, ये अब आप नोट कर सकते हैं। तो दिस कम्प्लीट्स अवर प्रैक्टिकल। अच्छा, एक चीज़ जो वर्थ नोटिंग है वो ये कि आउटपुट वोल्टेज का पीक टू पीक वोल्टेज हमारे पास आ रहा है 18.4 वोल्ट के करीब। ये क्यों आ रहा है, थोड़ा सा हमें इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आप ये देखें कि ट्रांसफार्मर के जो दोनों कॉर्नर वाले वायर्स के ऊपर जब मैंने इनपुट चेक किया था ट्रांसफार्मर का आउटपुट,
आपको याद होगा हमने सेकेंड रो जो भरी थी वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था। दोनों कॉर्नर वाले वायर पे ट्रांसफार्मर के जब मैंने वायर लगा के या प्रोब लगा के चेक किया था तो 75 वोल्ट आ रहा था मेरे पास पीक टू पीक वोल्टेज। इस 75 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब क्या था? 75 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब ये था 37.5 की पॉजिटिव पीक थी माइनस 37.5 की नेगेटिव पीक थी। अच्छा, अगर दोनों कॉर्नर्स पे 75 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज होगा यकीनन उसका आधा होगा। यहाँ 37.5 वोल्ट आ रहा होगा, यहाँ 37.5। तो अगर मैं इस 37.5 वोल्ट की वेव फॉर्म बनाऊँ तो वो कैसी बनेगी? 37.5 वोल्ट पीक टू पीक यकीनन इन दोनों के दरमियान मेजर करूं तो यहाँ 37.5 वोल्ट पीक टू पीक आएगा, ठीक है ना। तो जब 37.5 वोल्ट पीक टू पीक को मैं देखूं तो वो यकीनन ऐसे ही बनेगा, तकरीबन 18.4 पॉजिटिव पीक माइनस 18.4 नेगेटिव पीक। अच्छा, अब इसका मतलब है ये बेसिकली वो इनपुट है जो किसी एक हाफ साइकिल के अंदर जा रहा है डायोड के ऊपर, ठीक है ना। यहीं आपका डायोड लगा हुआ है ना, योर डायोड इज़ हेयर, योर डायोड इज़ हेयर एंड योर रजिस्टर इज़ हेयर। ये आपका रिमेनिंग सर्किट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी एक साइकिल में जो डायोड के ऊपर पॉजिटिव इनपुट जा रहा है इसके ऊपर या इसके ऊपर, वो उसकी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कॉर्नर वाली वायर्स पे जो वोल्टेज था वो 75 आपने मेजर किया, फाइन। उसको मज़ीद जो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक किया वो तो वो 37.5 में ब्रेक हो गया, ठीक है। क्यों? इन दोनों वायर्स के दरमियान जो पीक टू पीक था वो 37.5 था, यहाँ पे 37.5 था, लेकिन सिर्फ एक पीक इन दोनों के दरमियान कितनी बड़ी है? इन दोनों के दरमियान एक पीक 18.4 वोल्ट की है। तो इसका मतलब है एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम या तो जो वोल्टेज इस डायोड पे जा रहा होगा वो भी 18.4 वोल्ट का होगा और जो वोल्टेज इस पे जा रहा होगा वो भी 18.4 वोल्ट का होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर इस डायोड से 18.4 वोल्ट की पीक गुजरेगी तो इसमें 0.7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ ना कुछ आउटपुट पे आएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव पीक गुजरेगी इसमें से भी 0.7 वोल्ट सब्ट्रैक्ट होगा, आउटपुट पे जाएगा, तो वो तकरीबन 18-17 वोल्ट के करीब ही आपका आउटपुट आ रहा होगा। सो नाउ वी नो कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा कॉर्नर वाली वायर्स का पीक टू पीक वोल्टेज 75 था, दोनों के दरमियान अगर हम जो पीक टू पीक नोट करेंगे तो वो 37.5 होगा और एक पीक आपकी तकरीबन अराउंड 18 से 19 वोल्ट की होगी। 37.5 भी दायरा एग्जैक्ट नहीं था, ये फ्लक्चुएट कर रहा था, तो मैं इसको भी कहूँगी तकरीबन 18 to 19 वोल्ट की एक पीक है। उसमें से 0.7 वोल्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो तकरीबन 18 वोल्ट या 17 वोल्ट के करीब आपका आउटपुट वोल्टेज की पीक बन रही होगी। यही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब आप सर्किट आउटपुट को देख रहे हैं तो आपकी जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो तकरीबन 18.4 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से हो सकता है कि डायोड एग्जैक्टली 0.7 ड्रॉप ना कर रहा हो और जिसको मैंने भी रफली यहाँ 18.4 दिखाया है ये हो सकता है कि 18.7 हो, क्योंकि मैंने तो एग्जैक्ट फिगर उठा लिया ना कि 75 को एग्जैक्टली मैंने जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हो सकता है इसमें भी फ्लक्चुएशन हो, इसमें भी, तो कुछ पॉइंट्स में 0.5 0.6 वोल्ट तक की डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो नाउ वी नो कि दिस इज़ हाउ आवर रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर।